आप देख रहे हैं फिर मिलेंगे भाग 3। पिछले भाग में आपने पढ़ा कि युवी अचानक से रिया की स्कूटी के आगे आ जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। जैसे ही रिया अपने आप को युवी से छुड़ाती है वो गिर पड़ती है और खून बहने की वजह से बेहोश हो जाती है। अब आगे रिया बेहोश हो चुकी थी। सर से खून बहकर पानी के साथ मिलकर सड़क पर फैल गया था। राज को लगा जैसे उसकी सांसें रुक रही हैं। वो वापस अपने अतीत में पहुंच गया जहां एक बार अंजलि भी इसी तरह बेहोश पड़ी थी। अचानक से बादल की एक तेज गड़गड़ाहट के साथ बिजली चमकी। इतना शोर और चमक जो राज को होश में लाने के लिए काफी था। उसे पता ही नहीं चला कि कब उसके आंसू बारिश के पानी के साथ मिलकर उसके गालों पर फैल गए हैं। उसके मुंह से निकला, नहीं, मैं एक बार अंजलि को खो चुका हूँ, अब तुम्हें नहीं खो सकता रिया, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। उसने रिया को अपनी गोद में उठाया और जल्दी से लाकर अपनी कार की पिछली सीट पर लिटा दिया। खुद तेजी से ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया और कार को तेजी से हॉस्पिटल की तरफ मोड़ लिया। हॉस्पिटल में डॉक्टर रिया को अंदर लेकर चले गए और राज वहीं कॉरिडोर में रखी एक कुर्सी पर टह गया। उसे लग रहा था कि उसके शरीर में जान ही बाकी नहीं। अपना चेहरा अपने हथेली में छिपा लिया और फुफक कर रो पड़ा। इतनी देर से जो बांध उसने अपने दिल पर लगा रखा था वो आखिर टूट ही गया और नमकीन पानी ने आंखों से अपने बाहर आने की राह बना ली। साधना जी घर पर बहुत परेशान हो रही थी। ना तो रिया अभी तक घर वापस आई थी और ना ही अब उसका फोन लग रहा था। वो कई बार बालकनी में चक्कर लगाकर वापस आ चुकी थी और राज भी अभी तक घर वापस नहीं आया था। उन्होंने दोबारा राज को फोन लगाया। राज ने फोन की बेल सुनी तो उसने देखा स्क्रीन पर साधना जी का नाम फ्लैश हो रहा है। उसने झट से अपने आंसू पोंछे और फोन उठा लिया। राज, हेलो माँ। साधना जी, बेटा कहाँ हो तुम, अब तक घर क्यों नहीं पहुँचे? और देखो ना, ये रिया भी अभी तक घर नहीं आई है और मैं कब से फ़ोन कर रही हूँ तो उठा भी नहीं रही। पता नहीं आज बहुत घबराहट हो रही है मुझे। राज, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, तुम ठीक हो ना? राज, हाँ माँ मैं ठीक हूँ। माँ, रिया के सर पर चोट आई है, मैं उसे लेकर हॉस्पिटल आया हूँ। माँ, राज ने किसी तरह खुद को शांत करते हुए ये बात साधना जी को बता दी। साधना जी को लगा कि उनका पूरा सर घूम गया हो और उन्होंने जल्दी से सोफे को पकड़कर खुद को गिरने से बचाया। मैं जानती थी कुछ तो ठीक नहीं है, शाम से ही मेरा मन घबरा रहा था। क्या हुआ है राज, मुझे पूरी बात बताओ। और रिया ठीक तो है ना? मैं अभी आ रही हूँ। भगवान ऐसा नहीं कर सकते। इस बरसात की क्या दुश्मनी है हमारे साथ? पिछली बार मेरी अंजलि को अपने साथ बहा ली गई और इस बार फिर नहीं नहीं। साधना जी बहुत बुरी तरह रोने लगी। राज, माँ संभालिए खुद को, सब ठीक हो जाएगा। भगवान हमारे साथ इतनी नाइंसाफी नहीं कर सकते। वो हर बार हमसे हमारी खुशियाँ नहीं छीन सकते। आप बोलो ना भगवान से कि रिया को ठीक कर दे। मैं फिर से अकेला हो जाऊंगा माँ। राज ने भावनाओं में आकर क्या कहा ये उसे खुद भी मालूम नहीं था। कब रिया उसके दिल में बस गई उसे खुद भी नहीं पता चला। जब रिया आज उसे ये एहसास हो रहा था कि उससे दूर हो जाएगी तो उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने साधना जी को किसी तरह अभी हॉस्पिटल आने से रोक दिया था, पर जब अकेले खुद को संभालना उसे बहुत मुश्किल हो रहा था। उसकी आंखों के सामने वो सारे दृश्य आ रहे थे जिसमें वो रिया के साथ था और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। साधना जी ने घर के मंदिर में जाकर रिया के नाम की एक जोत जला दी और हाथ जोड़कर वहीं बैठ गई और रिया की सलामती की दुआ मांगने लगी। उधर डॉक्टर बहुत देर बाद बाहर आए। उनको देखकर राज तेजी से उनकी तरफ बढ़ गया। उसने डॉक्टर से रिया के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, देखिए अभी तो सब ठीक लग रहा है, चोट काफ़ी गहरी थी और ब्लड लॉस भी बहुत हो चुका था, पर हमने अभी तो उन्हें टाँके लगा दिए हैं और ब्लड भी चढ़ा दिया है, पर वो अभी भी बेहोश हैं। बाकी अगर कुछ होगा तो वो टेस्ट रिपोर्ट्स पे आ जाएगा और उनको होश पे आने के बाद ही हम कुछ कह सकते हैं। राज, डॉक्टर साहब वो ठीक तो है ना? उसे कोई खतरा तो नहीं ना?
देखिए, उनकी जान को कोई खतरा नहीं है, पर चोट उनके सर पर आई थी और यहाँ लाने तक काफी खून बह चुका था। तो खून की कमी के कारण ब्रेन में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई थी। तो अब इसका उनके दिमाग पर कितना और क्या असर हुआ है, वो उनके होश में आने के बाद ही पता चलेगा। डॉक्टर बोलकर राज के कंधे को थपथपाते हुए आगे बढ़ गए। राज ने ये जानकर कि अब रिया की जान को कोई खतरा नहीं है, बहुत खुश हुआ। पर अगले ही पल उसे लगा कि डॉक्टर ऐसा क्यों बोल कर गए, कि रिया के दिमाग पर क्या असर हुआ होगा। वो बच गई है और उसके पास अब इसी बात की तसल्ली थी। उसने सोच लिया था कि रिया के होश में आते ही वो उसे अपने दिल की बात बता देगा। वो अब रिया को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। उसने फ़ोन कर साधना जी को भी बता दिया था कि रिया अब ठीक है। रिया को सुबह होश आ गया। रात भर राज रिया का हाथ पकड़कर उसके पास ही बैठा रहा। टेंशन से उसे नींद नहीं आ रही थी कि ना जाने चोट का रिया पर क्या असर होगा। रह रहकर उसके दिमाग में डॉक्टर की बात घूम रही थी। अभी बस थोड़ी देर पहले ही उसकी आंख लगी थी और वो ऐसे ही उसका हाथ पकड़े चेयर पर ही सर टिकाकर सो गया। रिया की जब आंख खुली तो उसके सर में तेज पीड़ा हुई और उसने अपना हाथ उठाकर सर पकड़ने की कोशिश की। तब उसे एहसास हुआ कि किसी ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है। रिया ने देखा राज उसके पास ही उसका हाथ पकड़े सोया हुआ है। थोड़ी देर के लिए तो रिया अपना दर्द भूल के बस राज को निहारती रही। हवा से कुछ बाल उड़कर राज के माथे पर आ रहे थे। कितनी शांति थी उस वक्त उसके चेहरे पर। वैसे तो हमेशा मुंह सड़ाकर ही घूमता रहता है, खड़ूस कहीं का। पर जो भी हो, मैं हमेशा इस खड़ूस का चेहरा देखकर ही उठना चाहती हूँ। भगवान जी, रिया ने अपने मन में कहा। उस पल को उसने भगवान से मांगा कि काश उसकी हर सुबह ऐसी ही हो, जब राज उसके पास ऐसे ही उसका हाथ थामे रहे। तभी नर्स आ गई। उसने रिया से उसकी तबीयत पूछी, फिर राज की तरफ देखते हुए कहा, आपके हस्बैंड आपसे बहुत प्यार करते हैं। पूरी रात आपके पास ऐसे ही बैठे रहे। मैं जब भी दवाई देने या ड्रिप चेक करने आई, उन्हें इसी तरह आपका हाथ थामे हुए ही देखा। एक पल के लिए भी आपको अकेला नहीं छोड़ा इन्होंने। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, सिस्टर, ये मेरे हस्बैंड नहीं है। नर्स, अच्छा, फिर क्या बॉयफ्रेंड है? रिया, नहीं नहीं, वो भी नहीं है, पर काश बन जाए। नर्स, पर कल इनकी हालत देखकर तो लग रहा था कि तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारे बिना नहीं जी सकते। रिया को नर्स की बातें सुनकर अच्छा लग रहा था कि राज उसके लिए इतना परेशान था। इसका मतलब उसे मेरी फिक्र है, बस दिखाता नहीं, रिया ने सोचा। दोनों की बातों से राज की नींद टूट गई। रिया को होश में आया देखकर उसे बहुत तसल्ली हुई और उसने पूछा, अब कैसा फील हो रहा है? तुम जो मेरा हाथ पकड़कर मेरे इतने पास बैठे हो, मुझे तो जन्नत वाली फीलिंग आ रही है, रिया ने उसे छेड़ते हुए कहा। राज को अब एहसास हुआ कि उसने झटके से उसका हाथ छोड़ दिया, जिसकी वजह से रिया को हल्का सा झटका लगा और दर्द के कारण उसके मुंह से आह निकल गई। राज उसकी आह सुनकर घबरा गया और जल्दी से उठकर उसका सर सहलाते हुए कहा, सॉरी, वो गलती से हो गया, तुम ठीक हो ना? हाय, अब इतनी केयर करोगे तो मैं तो कभी ठीक ही नहीं होना चाहूंगी, रिया ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा। रिया की इस बात से राज को भी हंसी आ गई और उसने दूसरी तरफ मुंह घुमाकर अपने निचले होंठों को दांत से दबा लिया। पर यह हंसी रिया से कहाँ छुपने वाली थी। उसकी नज़र तो राज के चेहरे से हट ही नहीं रही थी। नर्स ने गला साफ करते हुए कहा, तुम दोनों का हो गया हो तो हटो, मुझे पेशेंट को रेडी करने दो, डॉक्टर राउंड पर आते ही होंगी। राजा पीछे हट गया और नर्स अपना काम करने लगी। तभी डॉक्टर आ गए और उन्होंने सारा चेकअप करने के बाद कहा कि रिया बिल्कुल ठीक है, सारे रिपोर्ट्स भी नॉर्मल आई हैं। डॉक्टर की बात सुनकर राज ने राहत की सांस ली और पूछा, डॉक्टर, इन्हें कब घर ले जा सकते हैं? डॉक्टर ने कहा, आज भर देख लेते हैं, फिर आप कल लेकर जा सकती हो। और फिर नर्स को दवाइयों के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस देकर बाहर निकल गए और राज भी उनसे कुछ पूछने के लिए उनके साथ ही बाहर गया और दोनों बात करते हुए आगे चले गए। साधना जी भी पूरी रात बेचैनी में ही बीती थी। उन्होंने सुबह सुबह रिया और राज के लिए नाश्ता बनाया और टिफ़िन पैक करके हॉस्पिटल के लिए निकल गई। राज रिया के रूम की तरफ लौट ही रहा था कि उसे साधना जी आती हुई दिखाई दी।
सुबह सुबह माँ को हॉस्पिटल में देखकर राज बोला, माँ आप इतनी सुबह यहाँ? माँ, रिया आप ठीक है। मैंने रात को बताया था ना आपको, फिर आप क्यों परेशान हुई? साधना जी, नहीं राज, जब तक मैं उसे अपनी आंखों से नहीं देख लेती मुझे चैन नहीं आएगा। तू मुझे जल्दी से उनके पास लेकर चल। और कल से तूने भी तो कुछ नहीं खाया है। देखो, मैं तुम दोनों के लिए नाश्ता भी बना कर लाई हूँ। अब जल्दी से मुझे लेकर चलो उसके पास। राज, माँ आप बेकार परेशान हुई। मैं अभी डॉक्टर से यही तो बात कर रहा था कि शाम तक रिया को घर ले जाने दे और वो मान गए। खैर चलिए मैं चलता हूँ आपको। रिया को देखते ही साधना जी की आंखों से आंसू निकल गए जो उन्होंने कल से रोक रखे थे। वो रिया के पास आकर उसका सर सहलाने लगी। उसके मुंह से कुछ नहीं निकल रहा था, बस आंखें बरस रही थी। रिया उनकी मनोस्थिति अच्छे से समझ रही थी। उसने हल्के से साधना जी का हाथ पकड़कर अपने हाथों में लिया और थोड़ा सा दबाव बनाते हुए कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे माँ। अब आप लोग को कहीं छोड़कर नहीं जाऊंगी। माँ सुनकर साधना जी का तो दिल धक से हो गया। उन्होंने अपने आंसू भरी आंखों से रिया को देखा कि ये क्या कह दिया उसने, पर रिया उनकी तरफ अभी भी प्यार से देख रही थी। उसने कहा, हाँ आपने सही सुना, आज से आप मेरी साधना माँ हो। आज से मेरी एक नहीं दो माँ है। साधना जी अब अपने आप को रोक ना पाई और झुककर रिया को गले लगा लिया। थोड़ी देर दोनों ऐसे ही रही। राज भी दोनों को देखकर रो पड़ा। उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछ लिए। कुछ पल बाद ही रिया को तकलीफ ना हो सोचकर साधना जी ने खुद को संभाला और फिर उससे अलग हो गई। तीनों की आंखें नम थी। अब साधना जी ने माहौल थोड़ा हल्का करने के लिए राज से कहा, जल्दी करो राज, मुंह धोकर आओ, मैं जल्दी से चाय निकाल रही हूँ। राज भी जी माँ बोलते हुए चला गया। उसके आने से पहले साधना जी ने रिया को चाय पिला दी थी। उन्होंने नर्स से पूछ लिया था कि रिया को क्या देना है और क्या नहीं, पर नर्स ने कहा सब दे सकते हो, बस खाना हल्का होना चाहिए। राज के आते ही साधना जी ने उसे भी चाय दी और फिर नाश्ता निकालने लगी। वो रिया के लिए दलिया लेकर आई थी और चम्मच से उसे खिलाने की कोशिश कर रही थी, पर रिया उसे देखकर मुंह बना रही थी और खाने में नखरे कर रही थी। तब राज उसे बनावटी गुस्सा दिखाते हुए बोला, चुपचाप खा लो वरना डॉक्टर से कहकर अभी 4 दिन और यहीं हॉस्पिटल में ही छोड़ दूंगा। और ये सुनते ही रिया ने जल्दी से कहा, नहीं नहीं मैं खा रही हूँ। और जल्दी से उसने साधना जी का हाथ पकड़कर चम्मच अपने मुंह में डाल लिया। उसकी ये हरकत देखकर सबकी हंसी निकल गई और कमरा ठहाकों से गूंज गया। तभी नर्स ने बाहर से आकर कहा, साइलेंस प्लीज़। कहने को तो राज ने रिया को 4 दिन हॉस्पिटल में रुकवाने की बात कह दी, पर वो तो खुद अब एक पल भी रिया को यहाँ नहीं छोड़ना चाहता था। इसीलिए तो कल की जगह आज शाम तक उसने डिस्चार्ज कराने के लिए कितनी मिन्नतें की थी डॉक्टर की। शाम तक रिया को डिस्चार्ज मिल गया। वो साधना जी और राज उसे लेकर घर आ गई। रिया अपने घर जाना चाह रही थी तो साधना जी ने उसे मना कर दिया कि अभी उसे देखभाल की ज़रूरत है, इसीलिए वो उन लोगों के साथ ही रहेगी। रिया के अपने घर जाने की बात सुनकर राज को गुस्सा आ गया और वो धीरे से बड़बड़ाया, खुद से अभी ठीक से एक कदम भी नहीं चल सकती और अकेले अपने घर में रहना है। रिया ने उसकी बात सुन ली, पर फिर भी उससे पूछा, कुछ कहा? राज, नहीं नहीं कुछ नहीं कहा, चलो। रिया अभी 2 कदम भी नहीं चली थी कि उसे चक्कर आ गया और वो गिरने को हुई, पर गिरने से पहले ही राज ने उसे थाम लिया। रिया ने कराहते हुए कहा, माँ मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझसे चला नहीं जा रहा। साधना जी, ओह क्या हुआ रिया, तबीयत ठीक नहीं लग रही क्या? अरे राज, उसे पकड़, खड़ा क्या है, उठाओ उसे और जल्दी से अंदर लेकर चल। देख नहीं रहा उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही? मैं जल्दी से दरवाज़ा खोलती हूँ। देख क्या रहा है, जल्दी चल ना बेटा, उठाओ उसे जल्दी। साधना जी ने घबराते हुए राज को कहा और तेज़ी से आगे चली गई ताकि जल्दी से घर का लॉक खोल सके। रिया अपना सर पकड़े राज के कंधे से टिककर खड़ी थी और राज ने उसे एक हाथ से सहारा दिया हुआ था, पर साधना जी के कहने पर उसने रिया को गोद में उठा लिया क्योंकि वो भी रिया के चक्कर आ जाने की वजह से घबरा गया था। जैसे ही राज ने उसे गोद में उठाया, रिया ने आंखें खोल दी और अपनी दोनों बाहों से उसके गले में घेरा डाल लिया
और मुस्कुराते हुए बोली, हाँ तो क्या कह रहे थे आप कि मैं एक कदम भी ठीक से नहीं चल सकती? तो चलिए अब आप मुझे उठा कर ले चलिए। राज उसे फटी आंखों से देखता रह गया। उसने जैसे ही उसे नीचे उतारना चाहा, रिया ने जोर से कराहते हुए माँ को आवाज़ लगा दी। साधना जी ने जब देखा कि राज उसे नीचे उतार रहा है तो उसे डांटते हुए बोली, क्या कर रहा है? देख नहीं रहा उसे कितनी तकलीफ हो रही है? चल उठा उसे और ले चल जल्दी। राज ने मुंह बनाया, फिर उसे उठाकर घर की तरफ चल पड़ा। पूरे रास्ते रिया उसके गले में बाहें डाले उसे देखकर मुस्कुराती रही, पर राज ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। राज ने अंदर आकर उसे सोफे पर बैठाते हुए धीरे से उसके कान में कहा, तुम सच में डॉक्टर हो या किसी नाटक कंपनी में काम करती हो? नौटंकी कहीं की। राज ने इतने पास आकर उसके कान में ये बात कही कि उसकी सांसों को अपनी गर्दन पर महसूस कर रिया असहज हो गई और गाल शर्म से लाल हो गए। राज का धीरे से उसके कान में फुसफुसाने से रिया थोड़ी सी सहर गई। उसने अपनी आंखें थोड़ी देर के लिए जोर से बंद कर ली और जब उसे लगा कि वहाँ कोई नहीं है, तब आंखें खोली तो देखा राज सामने अपनी पैंट की जेब में हाथ डाले खड़ा है और उसे देखकर मुस्कुरा रहा है। अपनी ओर इस तरह उसे मुस्कुराते देखकर रिया को लगा कि वो उसका मजाक बना रहा है, तो पहले तो खुद की जेब में टाने के लिए इधर उधर देखने लगी, पर फिर उसने अपनी आंखें छोटी छोटी करके उसे घूरा और इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, साधना जी वहाँ आ गई और उसे आराम करने के लिए अपने कमरे में चलने को बोलने लगी। राज भी धीरे से उसे पागल बोलकर मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चला गया और नहाकर अपने कपड़े बदलकर बेड पर लेट गया। कल से लेकर अब तक मैं वो बहुत बुरी तरह से थक चुका था, पर अब रिया ठीक थी तो उसे इस बात की तसल्ली थी। उसने सोने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली, पर आंखें बंद करते ही उसे रिया का चेहरा दिखाई दिया और वो उनकी शरारत भरी बातों को याद करके मुस्कुरा उठा। साधना जी थोड़ी देर बाद राज को खाना खाने के लिए बुलाने आई तो देखा राज सो चुका है और उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान तैर रही है, जैसे कोई सुंदर सपना देख रहा हो। साधना जी ने जाकर प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और ये सोचकर कि बहुत थक गया है, इसीलिए उसे बिना उठाए ही वापस चली गई। उन्होंने रिया को खाना खिला के दवाई दी थी और आराम करने के लिए कहा। खुद भी वो रिया के बगल में ही लेटकर उसके सर पर प्यार से हाथ फेरने लगी। थोड़ी देर में ही रिया को नींद आ गई, पर आज साधना जी को नींद नहीं आ रही थी। वो बहुत प्यार से रिया को देख रही थी और बार बार ना चाहते हुए भी उनकी आंखें छल आ जा रही थी। आज उन्हें लग रहा था जैसे उनकी अंजलि उनके पास सोई हुई हो। थोड़ी देर में ही रिया ने करवट ली और साधना जी को पकड़कर सो गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे अंजलि बचपन में सोती थी। साधना जी की भी उसकी पकड़कर सो गई। आज बहुत सालों बाद उन्हें चैन की नींद आई थी। अगली सुबह जब राज बाहर आया तब साधना जी किचन में चाय बना रही थी। राज ने इधर उधर नज़र दौड़ाई, पर उसे रिया नज़र नहीं आई। तब उसने साधना जी से पूछा, माँ रिया कहीं दिखाई नहीं दे रही? राज, अभी उठी नहीं क्या? तबीयत ठीक नहीं है क्या उसकी? साधना जी, हाँ तबीयत ठीक है उसकी, रात में दवा दी थी मैंने उसे, अभी उठी नहीं है, चाय बनाकर मैं उसे उठाने ही जा रही थी। राज, कोई बात नहीं माँ, आप आराम से चाय बना लीजिए, मैं उसे उठा देता हूँ और बाहर भी ले आऊँगा। अकेले कमरे में बोर हो जाएगी, यहाँ सबके साथ बैठेगी तो उसे अच्छा भी लगेगा। राज ने अपनी बेचैनी छुपाते हुए साधना जी से कहा। दरअसल रिया को देखे बिना उसे भी चैन नहीं पड़ रहा था, और अगर साधना जी उसे कमरे में ही चाय दे आती तो वो उसे कैसे देख पाता। इसीलिए वो बोलकर तेजी से उसके कमरे की तरफ बढ़ गया। साधना जी सब समझ रही थी और इसीलिए वो चुप रही, बस मुस्कुरा दी। राज ने अंदर जाने से पहले एक दो बार नॉक किया, फिर जब अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई तो उसने धीरे से दरवाज़ा खोला। रिया गहरी नींद में सोई हुई थी। राज ने जाकर खिड़की के पर्दे सरका दिए। बाहर की रोशनी रिया के चेहरे पर पड़ी तो रिया कसमसा उठी। राज ने खिड़की खोल दी तो एक ठंडी हवा का झोंका आकर रिया के बालों से खेलियां करने लगा। थोड़ी देर राज मासूम से रिया को यूं ही सोते हुए देखता रहा। कितनी मासूमियत थी उसके चेहरे पर। राज का बस चलता तो बस यूं ही उसे देखता रहता।
पर तभी साधना जी की आवाज़ आई और वो दोनों को चाय के लिए बुला रही थी। तब राज को शरारत सूझी तो उसे याद आया किस तरह रिया ने एक बार उसे उठाने के लिए उसकी उंगली चाय में डुबो दी थी, और वो याद करके उसने जल्दी से अपनी उंगलियां झटकी जैसे अभी भी उसकी जलन महसूस की हो। फिर अपनी ही हरकत पर हंस पड़ा। उसने टेबल पर पड़ा जग उठाया और रिया की तरफ बढ़ा। पहले तो उसने सोचा पूरा का पूरा पानी का जग उसके ऊपर डाल दे, पर फिर उसे उसकी चोट का ध्यान आ गया तो उसने थोड़ा सा पानी हाथ में लेकर उसके चेहरे पर डाल दिया। अचानक से हुई इस बरसात से रिया हड़बड़ा कर उठ गई और उसकी हड़बड़ाहट को देख राज ने उधर ही खड़े होकर हंसते हुए कहा, गुड मॉर्निंग, कैसी रही सुबह की शुरुआत। रिया को तेज गुस्सा आया तो उसने एक पिलो उठाकर राज की तरफ दे मारा। रिया ने हंसते हुए उसे कैच कर लिया और बोला, चलो जल्दी से फ्रेश हो जाओ, माँ चाय पीने के लिए बुला रही है। रिया ने अपनी चादर हटाई और उठने लगी, पर ज़्यादा ब्लड लॉस होने की वजह से उसे कमज़ोरी अभी भी थी। बेड से उतरकर खड़े होते ही उसका सर बहुत तेज़ी से घूमा और वो गिर ही जाती अगर राज उसे समय पर पकड़ नहीं लेता। रिया को इस तरह देखकर राज के सर पर भी तनाव की सलवटें पड़ गई। उसने रिया को फिर से बैठा दिया और पूछा, तुम ठीक हो। रिया भी थोड़ी देर आंखें बंद करके बैठी रही। फिर जब उसे थोड़ा ठीक लगा तब राज उसे सहारा देकर वॉशरूम तक ले गया और खुद वहीं दरवाजे के बाहर खड़ा उसका इंतज़ार करने लगा, और फिर उसके आते ही सहारा देकर उसे हॉल तक ले आया। रिया को इस तरह देखकर साधना जी भी घबरा गई और उसे पकड़कर सोफे पर लाकर बैठा दिया। राज भी सामने सोफे पर बैठ गया। साधना जी ने रिया से कहा, चाय पीकर कुछ खा लो तो तुम्हें दवा दे दूं। रिया ने कहा, जी माँ। राज रिया को ही देख रहा था पर रिया का ध्यान कहीं और ही था। साधना जी उससे उसके घर का नंबर मांग रही थी ताकि उसके घर में खबर की जा सके। तभी चाय पीते पीते राज ने कहा, रिया। रिया ने चौंक कर राज को देखा और कहा, जी। राज, कुछ नहीं। राज ने मुस्कुराते हुए अपना कप फिर से अपने होठों से लगा लिया। राज ने अपने मन में कहा, ना तुमसे कोई रिश्ता है ना तुम मेरी कोई हो अपनी, पर फिर भी तेरी एक नज़र पाने को क्यों है ये बेचैनी। साधना जी ने रिया से फ़ोन नंबर लेकर रिया के पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया। उन्होंने कहा कि वो लोग कल तक पहुंच जाएंगे। जब तक वो लोग नहीं आ जाते तब तक साधना जी ने रिया को यहीं रहने के लिए कहा। राज ने भी एक दो दिन की छुट्टी ले ली थी ताकि साधना जी को अकेले रिया की देखभाल ना करनी पड़े। थोड़ी देर में चाय पीकर राज उठकर अपने कमरे में वापस चला गया। कमरे का दरवाज़ा खोलते ही राज की नज़र सामने दीवार पर लगी अंजलि की तस्वीर पर पड़ी। अंजलि की तस्वीर को देखकर उसके चेहरे पर जो मुस्कुराहट थोड़ी देर पहले थी वो फिर से खो गई। आंखें नम हो गई और दिल ने कहा कि क्या कर रहा है तू राज। अंजलि को तो कैसे भूल सकता है। राज परेशान सा होकर बेड पर बैठ जाता है। दिल उसका रिया की तरफ झुक रहा था तो दूसरी तरफ दिमाग कह रहा था कि वो अंजलि के साथ धोखा कर रहा है। दिल और दिमाग की जंग में राज बहुत बेचैन हो गया। आखिर उसने फैसला किया कि वो अब खुद को संभाल लेगा और कभी भी अपने जज्बातों को हावी नहीं होने देगा खुद पर। गलतफहमियों का दौर ना शुरू हो जाए, बातों का कोई गलत मतलब ना निकल जाए। संभल कर पैर रखूंगा अब मैं यहाँ, कहीं किसी मासूम का दिल ना कुचल जाए। एक पल को लगा जैसे वो पागल हो जाएगा। आखिर उसने दिमाग की बात सुनी और जो गंभीरता की चादर उसने उतारनी शुरू कर दी थी वो उसे फिर से पूरी तरह से अपने ऊपर लपेट ली। अब वो रिया का ध्यान तो पूरी तरह से रख रहा था, पर अब उससे थोड़ी दूरी बनाने लगा था। अब उसके चेहरे पर वो पहले वाली गंभीरता रहती। रिया को ये बदलाव महसूस होता पर कारण वो समझ नहीं पाती। वो कुछ भी कहती तो राज हाँ हूँ में जवाब देता। रिया कुछ समझ नहीं पा रही थी कि कल तक जो राज थोड़ा बहुत हंसने लगा था उसे अचानक आज क्या हो गया है। रिया आराम करने के लिए राज की मदद से अपने कमरे में आ गई और बेड पर टेक लगाकर बैठी हुई थी। राज बेड की बगल के टेबल पर सारे ज़रूरी सामान रख रहा था ताकि रिया को किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो उसे उठाना ना पड़े। अभी रिया ने पुकारा, राज। राज ने जब रिया की तरफ देखा तो दोनों की नजरें मिली। रिया राज की नज़रों में कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही थी, जैसे उसकी उदासी की सारी वजह उसे यहाँ मिल जाएगी। राज ने अपनी नज़रें फेर ली और पूछा, क्या हुआ, कुछ कहना है। रिया ने प्रत्यक्ष में तो कहा,
कुछ नहीं, पर उसके दिल ने कहा, क्यों खेलते हो मुझसे ये आँख मिचौली, पढ़ने क्यों नहीं देते, में फैली है जो खामोशी। राज ने जल्दी से सामान रखा और बाहर आ गया। राज बहुत बेचैनी महसूस कर रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या सही है और क्या गलत। आखिर जब उससे नहीं रहा गया तो अपने कमरे में चला गया और अंजलि की तस्वीर के सामने फूट फूट कर रो पड़ा। मुझे माफ़ कर दो अंजलि, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं देना चाहता। तुम्हारी जगह इस दिल में मैं कभी किसी को भी नहीं दूंगा, कभी भी नहीं। तभी साधना जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। राज ने जब देखा तो बच्चे की तरह उनसे लिपट गया और बहुत देर तक उनके गले से लगकर रोता रहा। साधना जी ने भी उसे जी भर कर रो लेने दिया। वो भी चाहती थी कि जितना भी दर्द राज के दिल में है सब आज आंसू के साथ बह जाए। जब राज थोड़ा संभल गया तब उन्होंने उसे खुद से अलग किया और खुद भी चेयर पर बैठ गई और अपने आंचल की कोर से अपनी आंखों को भी साफ किया। राज भी उनके पैरों के पास बैठ गया और उनकी गोद में सर रखकर बोला, माँ, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। दिल कुछ कह रहा है और दिमाग कुछ और। किसकी सुनूं मैं माँ, किसकी सुनूं? आप ही बताओ मुझे, मैं क्या करूँ माँ? साधना जी, राज, तुम बताओ, अगर आज तुम्हारी जगह अंजलि यहाँ होती तो तुम क्या चाहती? कि वो तुम्हारी तरह खुद को ऐसी ही सज़ा देती रहे जैसे कि तुम दे रहे हो? तुम क्या चाहती हो कि अंजलि सारी ज़िंदगी इसी तरह घुट घुट कर जी? बताओ। अगर नहीं तो फिर खुद के लिए ऐसी सज़ा क्यों? राज, ये मत सोचो। अगर अंजलि तुम्हें ऐसे देखती होगी तो उसे कितना दुख होता होगा। वो चली गई है बेटा, अब तुम भी आगे बढ़ो, इसमें कुछ गलत नहीं, बोलकर साधना जी वहाँ से चली गई। राज अब भी वहीं बैठा हुआ सोचता रहा। अगले दिन रिया अपने कमरे से बाहर नहीं आई। साधना जी ने उसका खाना पीना दवा सब उसके कमरे में ही पहुंचा दिया। इधर सुबह से जब राज ने रिया को नहीं देखा तो उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। साधना जी ने राज की दुविधा वाली बात रिया को बता दी थी, इसीलिए रिया भी इस बार सब राज पर छोड़ देना चाहती थी। वो चाहती थी कि राज उसे खुले दिल से अपनाए, बिना किसी गिल्ट के, बिना मन में कोई बोझ रखे। राज ने साधना जी से रिया के बारे में पूछा तो उन्होंने कह दिया कि वो अपने कमरे में आराम कर रही है और राज उसका बाहर आने का मन नहीं है और राज पर महसूस कर रह गया। साधना जी भी उसकी बेचैनी दिख रही थी और वो यही तो चाहती थी कि राज को समझ आए कि रिया उसके लिए क्या मायने रखती है। राज की नज़र बार बार रिया के कमरे के दरवाजे की तरफ जाती और उसे बंद देखकर मायूस हो जाती। आखिर अब राज से जब नहीं रहा गया तो वो रिया के कमरे की तरफ बढ़ ही गया। साधना जी उस समय किचन में दोपहर के खाने की तैयारी कर रही थी। राज ने नॉक किया पर कोई आवाज़ नहीं आई तो उसने धीरे से दरवाज़ा खोल दिया। रिया दवा के असर से सो रही थी। खिड़की से सूरज की किरणें पत्तों के बीच से छन छन कर रिया के चेहरे पर पड़ रही थी। रिया के चेहरे पर इस वक्त अलग ही आभा थी। राज तो मंत्रमुग्ध सा हो गया, उसे देखता ही रह गया। हवा से उड़कर एक लट रिया के चेहरे पर आ गई थी, जिसके हिलने की वजह से उसे गुदगुदी हो रही थी और वह नींद में ही मुस्कुरा देती। राज आगे बढ़कर रिया के पास बैठ गया। उसे रिया का यूं नींद में मुस्कुराना बहुत ही प्यारा लग रहा था। अनजाने में ही वो भी उसके साथ मुस्कुराने लगा। उसने हाथ बढ़ाकर रिया के बालों को पीछे हटा दिया, पर यह लट भी शायद जिद्दी थी। उसे भी रिया के गालों पर ही मचलना था, इसीलिए दोबारा उठकर उसके गालों पर आ गई। राज ने धीरे से कहा, जिद्दी लट, क्यों परेशान कर रही हो, चलो जाओ यहाँ से। और उसने उंगली से दोबारा उसे पीछे कर दिया। रिया के सर पर बंधी पट्टी को देखकर राज के दिल में भी दर्द हुआ और उसने झुककर रिया के माथे को चूम लिया। इस छुअन से रिया की नींद खुल गई और आँख खुलते ही खुद पर झुके राज की आंखों में उलझ गई। कितनी देर दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए रहे, इसका दोनों को ही पता नहीं चलता अगर बाहर से साधना जी राज को आवाज़ ना लगाती। साधना जी की आवाज़ से दोनों की तंद्रा टूटी और राज को अपने ऊपर झुके हुए देखकर रिया ने उसे हटाने के लिए धक्का दे दिया। राज इस धक्के के लिए तैयार नहीं था और एकदम किनारे पर बैठा होने की वजह से ज़मीन पर गिर गया। रिया को उसे गिरा हुआ देखकर हंसी आ गई और रिया को हंसते देखकर राज को गुस्सा। उसने ज़ोर से कहा, पागल हो क्या, ऐसे कोई धक्का देता है? रिया भी गुस्से से कहती है, पहले आप बताइए कि आप मेरे कमरे में क्या कर रहे थे? अपनी जीभ छुपाते हुए राज इधर उधर देखता है, फिर कहता है, मैं वो
वो मैं देखने आया था कि तुम ठीक हो या नहीं, कहीं तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। और वो हाथ छाड़ते हुए खड़ा हो गया। अच्छा, तो क्या इस तरह से मेरे ऊपर बैठकर देखोगी क्या? रिया ने अपनी हंसी दबाते हुए थोड़ा गुस्से से कहा और खुद भी खड़ी होने लगी, पर उसका दुपट्टा एक तरफ से फिसलकर उसके पैरों में उलझ गया और वो भी गिरने लगी। उसे नीचे गिरने से और चोट ना लग जाए, इसलिए राज ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ा, उसे अपनी तरफ खींच लिया, पर दोनों ही संभल नहीं पाए और नीचे ही गिर गए। राज पीठ के बल नीचे गिरा और रिया उसके ऊपर। डर से दोनों की आंखें बंद हो गई थी। जब रिया को लगा कि वो ठीक है और उसे चोट नहीं लगी, तो उसने पहले अपनी एक आंख खोली, फिर अपने आप को राज के ऊपर देखकर फट से दूसरी भी खोल दी और झट से उठने की कोशिश करने लगी, पर उठ नहीं पा रही थी, कारण उसका दुपट्टा पूरी तरह से राज के नीचे दब गया था। जितनी बार वो उठने की कोशिश करती, उतनी ही बार उसके सीने से जा लगती और उसकी इस कोशिश में राज को भी लग रही थी। उसने कहा, अरे रुक जाओ देवी जी, जान ही लेकर मानोगी क्या? कोई फूल कुमारी नहीं हो जो इस तरह बार बार मेरे ऊपर गिर रही हो। अपनी इस अवस्था के कारण रिया के गाल शर्म से गुलाबी हो गए और वो शांत हो गई। अब राज ने एक हाथ से रिया को पकड़ा और थोड़ा टेढ़ा होकर अपने नीचे से उसका दुपट्टा निकाला। राज के इस तरह खुद को पकड़ने से रिया और शर्म से सिमट गई और दुपट्टा निकलते ही तेजी से खुद को अलग करके खड़ी हो गई। राज भी चुपचाप बाहर चला गया। राज के जाते ही रिया वहीं बैठ गई और अभी जो कुछ भी हुआ उसे याद करके शर्म से उसकी आंखें बंद हो गई और उसके होंठों पर एक शर्मीली सी मुस्कान आ गई। उसने दोनों हथेलियों से अपना चेहरा ढक दिया। शाम को दरवाजे की घंटी बजी। साधना जी ने दरवाज़ा खोला। सामने रिया के माता पिता खड़े थे, पर साधना जी को देख के मनोहर, रिया के पिताजी के चेहरे का रंग उड़ गया। साधना जी ने दरवाज़ा खोलते ही सामने एक दंपति खड़े थे। जी नमस्ते, मैं सुधा, रिया की मम्मी, और ये मनोहर जी मेरे पति और रिया के पिता। साधना जी, नमस्ते, आइए ना, अंदर आइए। रिया तो अंदर आराम कर रही है, आप लोग बैठिए, मैं अभी उसे लेकर आती हूँ। उन्हें बैठाकर साधना जी रिया को लेने अंदर चली गई, पर साधना जी को देखकर मनोहर जी के चेहरे का रंग उड़ गया था। वो कुछ परेशान से लग रहे थे, मन ही मन सोच रहे थे कि सच में साधना जी वही औरत है। साधना जी रिया को लेकर आ गई। रिया भी सुधा जी को देखकर बहुत खुश हुई और उनके गले लग गई। सुधा जी तो रिया को देखकर रो ही पड़ी। एक तो इतने दिनों बाद उसे देख रही थी और दूसरी ऐसी हालत में। बहुत देर तक दोनों माँ बेटी एक दूसरे के गले लगी रही। साधना जी उन दोनों को देखकर अलग ही भाव विवल हो रही थी और मनोहर जी साधना जी के चेहरे को बड़े गौर से लगातार देखे जा रहे थे, जैसे कि वो इत्मीनान कर लेना चाहते हों किसी बात का कि कहीं उन्हें कोई गलत फहमी तो नहीं हो रही। राज उस वक्त रिया के कमरे से निकलकर बाहर चला गया था और अभी तक वापस नहीं लौटा था। साधना जी ने मेहमानों को चाय नाश्ता कराया और रात के खाने तक रुकने के लिए कहा, पर सुधा जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, आपने इतने दिन रिया के लिए इतना कुछ किया, अब और परेशान नहीं करना चाहते आपको। आपका ये एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगी। साधना जी, नहीं नहीं, आप एहसान की बात करके हमें पराया मत कीजिए। रिया भी हमारी बेटी है। थोड़ा झिझकते हुए, मेरा मतलब बेटी की तरह है, कहते हुए साधना जी की आंखें डबडबा आई। रिया, माँ आपने कुछ भी गलत नहीं कहा, मैं आपकी बेटी ही हूँ। मैंने उस दिन आपसे कहा था ना कि मेरी 2 माँ हैं आज से। कहते हुए रिया मुस्कुराते हुए साधना जी के गले लग गई और साधना जी के भी बेचैन दिन को सुकून मिल गया। इतनी देर में मनोहर जी ने बस कुछ गिने चुने शब्द ही कहे, फिर सुधा जी और मनोहर जी रिया को लेकर रिया के घर जाने लगे। तब रिया ने अपनी नज़र पूरे घर में दौड़ा दी, पर उसकी नज़र जिसे ढूंढ रही थी उसे कहीं ना दिखा। साधना जी रिया के मन की बात समझ गई और सुधा जी से कहा, आज पता नहीं राज कब से बाहर गया हुआ है, अभी तक लौटा ही नहीं। अगर थोड़ी देर आप लोग और रुक जाते तो उससे भी मिल लेते। सुधा जी, कोई बात नहीं, अब तो हम लोग यहीं हैं, कुछ दिन तो फिर किसी दिन मिल लेंगे। वो रिया के पापा की भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है और इतने लंबे सफ़र की वजह से थक भी गए हैं, तो बहुत तो अभी हमें इजाज़त दीजिए। साधना जी अब कुछ ना बोल पाई और रिया भी उदासपन से चल पड़ी। उसके बिना राज से मिले जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था।
कम से कम एक नज़र तो देख ही लेती। इधर राज ना जाने तब से बिना मतलब यूं ही भटक रहा था। कितनी देर से वो पैदल चल रहा था उसे खुद भी नहीं पता चला। जब चलते चलते थक गया तो सामने जो पार्क बनी थी उसके कोने वाले बेंच पर जाकर बैठ गया। बहुत देर यूं ही शून्य में देखता रहा बिना किसी भाव के। तभी उसकी नज़र सामने बैठे एक प्रेमी जोड़े पर पड़ी। लड़की ने लड़के की बाह में अपनी बाह फंसा रखी थी और लड़के के कंधे पर अपना सर टिकाकर बैठी हुई थी। लड़के ने भी लड़की की उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाकर कसकर उसका हाथ पकड़ रखा था और अपनी गर्दन हल्का सा झुकाकर लड़की के सर से अपने चेहरे को टिकाकर बैठा हुआ था। कोई बातचीत नहीं, बस खामोशी के साथ शायद एक दूसरे के साथ को महसूस कर रहे थे। राज को अंजलि की याद आ गई कि कैसे वो दोनों भी घंटों ऐसे ही एक दूसरे के साथ बस यूं ही बैठे रहते थे बिना कुछ बोले। बस एक दूसरे का हाथ थामे राज ने अपने चेहरे को झुकाकर अपनी हथेलियों से ढक लिया। फिर दोनों आंखें बरस रही थी और उसके मुंह से निकला, अंजलि तुम क्यों चली गई मुझे छोड़कर? बहुत अकेला हो गया हूँ यहाँ, वापस आ जाओ अंजलि, बोलते हुए राज सिसक पड़ा। तभी राज को लगा कि कोई उसके बगल में बैठा हुआ है। उसने अपना सर उठाया तो देखा वहाँ अंजलि बैठी हुई थी। राज को तो जैसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। तभी अंजलि मुस्कुराई और अपनी हाथों की उंगलियां राज की उंगलियों में फंसा दी और उसके कंधे पर सिर टिका दिया। राज ने कहा, अंजलि। अंजलि ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसे क्या देख रहे हो राज, मुझे नहीं पहचान रहे हो? थोड़ा हंसते हुए, ऐसे क्या टुकुर टुकुर देख रहे हो? हाँ, मैं ही हूँ तुम्हारी अंजलि। अब तो राज को लग रहा था कि वो खुशी से पागल हो जाएगा। उसने कसकर अंजलि का हाथ पकड़ लिया ताकि वो फिर से उसका साथ छुड़ाकर ना चली जाए। उसने कहा, अंजलि अब तो मुझे फिर कभी मत छोड़कर जाना, तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा। कहाँ चली गई थी तुम? बताओ, यहाँ माँ और मेरी हालत कैसी हो गई थी तुम्हारे बिना। अब कभी नहीं जाना अंजलि, कभी नहीं। राज ने रोते हुए उससे कहा। पर अब अंजलि थोड़ा उदास हो गई। उसके चेहरे से वो प्यारी सी मुस्कुराहट गायब हो गई थी। उसने धीरे से पूछा, राज तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? राज, ये कैसा सवाल है अंजलि? क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ? अंजलि, सवाल के बदले सवाल नहीं राज, बताओ मुझसे कितना प्यार करते हो? बहुत बहुत ज़्यादा, इतना कि तुम्हारे बिना जी नहीं पा रहा था। पर तुम क्यों मुझे छोड़कर चली गई थी? मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ। राज ने अंजलि का चेहरा अपने दोनों हथेलियों के बीच थाम लिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अंजलि मुझे इतना प्यार करते हो तो राज फिर मुझे इतनी तकलीफ क्यों दे रहे हो? बताओ। अंजलि की आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे। राज, क्या हुआ अंजलि, तुम रो क्यों रही हो? मुझे बताओ, क्या तकलीफ है तुम्हें? मैंने ऐसा क्या किया अंजलि जिससे तुम्हें तकलीफ हो रही है? अंजलि ने राज का हाथ हटाते हुए कहा, तुमने मुझे बांध रखा है राज अपने प्यार से। यहाँ से जाकर भी मैं जा नहीं पा रही हूँ। तुम खुद को तकलीफ देते हो तो मुझे तकलीफ होती है। तुम्हारी ऐसी हालत देखकर मुझे कितनी पीड़ा होती है, पता भी है तुम्हें? राज का हाथ पकड़ते हुए, मुझे आज़ाद कर दो राज, मुझे आज़ाद कर दो अपनी यादों से, अपने प्यार से, अपने दिल से। जाने दो मुझे मेरी दुनिया में। तुम आगे बढ़ो राज, जिंदगी बाहें फैलाए तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। किसी एक के चले जाने से ज़िंदगी नहीं रुकती। तुम मेरे साथ कोई धोखा नहीं कर रहे हो। हम दोनों का साथ बस इतना ही था राज, इससे ज़्यादा मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती राज। जाने दो मुझे अब। तुमने मुझे इन दो जहानों के बीच में रोक रखा है और ऐसे यहाँ मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। जाने दो मुझे। अब रिया के साथ अपना आगे का सफ़र तय करो। तुम खुश रहोगे तो मैं भी सुकून से जा सकूंगी, वरना ऐसे ही यहाँ वहाँ भटकती रहूंगी। बोलो राज, क्या तुम यही चाहते हो? राज ने अंजलि को कसकर गले लगा लिया और कहा, नहीं नहीं मेरी अंजलि, मैं तुम्हें कभी भी तकलीफ़ में नहीं देख सकता। मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ़ हो रही है। पर अंजलि, मैं कैसे रह पाऊँगा तुम्हारे बिना? तुम कुछ तो करो अंजलि, मत जाओ मुझे ऐसे अकेला छोड़कर। कोई तो उपाय होगा ना, तुम यहीं रह जाओ। अंजलि, नहीं राज, मैं अब यहाँ नहीं रह सकती हूँ। और अकेले कहाँ हो तुम? रिया है ना तुम्हारे साथ? वो है, इसीलिए तो मैं निश्चिंत होकर जा सकती हूँ। और राज, माँ भी मेरे बिना बहुत अकेली हो गई हैं। तुम दोनों मिलकर उनका भी ख्याल रखना और अपने मन पर कोई बोझ ना रखना।
और अब मुस्कुराकर मुझे अलविदा कहो राज, जाने दो मुझे अब। अंजलि अब खुद को राज से अलग करके खड़ी हो गई थी, पर राज ने अब भी उसका हाथ कसकर थाम रखा था। दोनों की आंखें सजल थी और राज अभी भी नाव में अपनी गर्दन हिला रहा था। जाने दो मुझे राज, तुम जितनी देर मुझे यहाँ रोकोगे मुझे उतनी ही तकलीफ होगी, अंजलि ने मुस्कुराते हुए कहा, पर आंखों से उसके आंसू छलक ही गए। राज ने अब अपनी पकड़ ढीली कर दी, पर उसे लग रहा था कि उसका दिल उसके सीने से निकल जाएगा। अब वो अपनी अंजलि को और तकलीफ में नहीं देख सकता था, इसीलिए उसने उसे जाने दिया। धीरे धीरे अंजलि उसकी नज़रों से ओझल हो गई। थोड़ी देर राज उसकी अवस्था में बैठा रहा, फिर खुद को संभाला और घर की तरफ बढ़ गया। सुधा जी ने जैसे ही जाने के लिए दरवाज़ा खोला, सामने राज खड़ा था। राज को देखकर रिया के चेहरे पर खुशी सी एक लहर दौड़ गई, पर जैसे ही उसकी नज़रें उसके बुझे हुए चेहरे और रोने की वजह से लाल हुई आंखों पर पड़ी, उसके चेहरे से खुशी गायब हो गई। उसे लगा कि आज दोपहर में जो कुछ भी हुआ, शायद राज उसकी वजह से परेशान है। उसे अंदर से बहुत बुरा लगा। उसने मन में सोच लिया कि अब तक जब राज खुद नहीं चाहेगा वो कभी उसके सामने नहीं आएगी। राज भी अपने सामने अनजान लोगों को देखकर सारदा जी की तरफ प्रश्नवाचक दृष्टि से देख रहा था। तब सारदा जी ने सबका एक दूसरे से परिचय करवाया और फिर रिया अपने मम्मी पापा के साथ चली गई। आज रात और रिया दोनों की ही आंखें में सूनापन था। घर आकर रिया अपने कमरे में चली गई। उसे बार बार राज की उदास सूरत नजर आ रही थी, पर चाह कर भी वो उससे कुछ पूछ ना पाई, कुछ कह ना पाई। राज कब उसकी लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट हो गया था उसे पता ही नहीं चला। उसका मन उससे बात करने के लिए बेचैन हो रहा था और वो ये सोचते हुए अपने बिस्तर पर करवटें बदल रही थी, क्यों किसी से बात करना इतना ज़रूरी हो गया है। थोड़ी देर बाद सुधा जी रिया के कमरे में आई, पर रिया अपनी सोच में इतनी गुम थी कि उसे पता ही नहीं चला। जब सुधा जी ने देखा कि रिया लेटी हुई है, पर किसी गहरी सोच में गुम है और उसकी परेशानी पर सिलवटें पड़ी हुई हैं, तो वो उसके पास आकर बैठ गई और धीरे से उसके बालों में हाथ फेरा। अचानक रिया जैसे अपनी सोच से बाहर आई और सुधा जी को देखकर उठने लगी, तो सुधा जी ने उसे फिर से लेटे रहने को कहा। तब रिया ने अपना सर उठाकर उनकी गोद में रख लिया। सुधा जी बालों को सहलाते हुए, क्या बात है लाडो, सोई नहीं अभी तक? रिया, नहीं माँ, नींद नहीं आ रही। सुधा जी, क्यों, क्या तबीयत ठीक नहीं या और कोई बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है, कह सकती हो मुझसे। रिया, माँ तुम कैसे हमेशा मेरी बात समझ जाती हो। माँ, प्यार करता है मुझसे, बस उसे एहसास नहीं है या शायद अपने दिल की बात मानने को तैयार नहीं। और अगर वो कभी भी नहीं माना तो, अगर उसे कभी भी इस बात का एहसास नहीं हुआ तो भी माँ उसके सिवा अब कोई मेरी लाइफ में कभी नहीं आएगा। उसे नहीं एहसास हुआ तो मुझे तो है ना, मैं हमेशा उसका इंतज़ार करूँगी। सुधा जी लाडो ज़ोर से, तू पागल हो गई है जो ऐसी बातें कर रही है। मैं हमेशा तेरे हर फैसले में तेरे साथ रहूँगी, पर इस तरह तू अपनी ज़िंदगी ख़राब करने की बात करेगी तो मैं कभी बात नहीं करूँगी। मुझे पता है कि तुझसे मेरी जान बसती है। रिया, सॉरी माँ। रिया ने अपने कान पकड़ा और फिर उठकर सुधा जी के गले लग गई। पर मैं क्या करूँ माँ, फिर आप ही बताइए। अभी भी उसकी आंखों में उदासी छाई हुई थी। मैं बता नहीं सकती। क्या बताऊँ माँ, कैसा लगता है मुझे उसकी हालत देखकर। मेरे दिल में, मेरे बस में नहीं है माँ, बोलकर रिया रोने लगी। सुधा जी, अच्छा अब चुप हो जा, इसमें रोने की क्या बात है। तू ही तो कह रही है ना कि उसे भी तुझसे प्यार है, बस एहसास नहीं है तो बस ठीक है, हम उसे ये एहसास करवा देंगे। रिया ने अचानक से सुधा जी को देखा तो वो मुस्कुरा रही थी। रिया खुशी से फिर से उनसे लिपटते हुए बोली, सच माँ, आपको कोई दिक्कत नहीं है? सच माँ, बोलो ना। ओ माँ, अब सच में मेरी सबसे प्यारी माँ हो। रिया खुशी से सुधा जी के गालों को चूम लेती है। उसका बस नहीं चल रहा था, नहीं तो वो हवाओं में उड़ती नजर आती। सुधा जी उसे इतना खुश देखकर खुद भी खुश थी। वो बोली, लाडो, राज बुरा नहीं है और तेरी पसंद ही है, और ऐसा लड़का और जो मेरी बेटी का इतना ख्याल रख सकता है, उसे मना करने का तो कोई कारण ही नहीं बनता है। मुझे बस तेरी खुशी चाहिए, और अगर तेरी खुशी राज के साथ है तो यही सही। ये सुनकर रिया खुशी से उछल पड़ती है। अच्छा अच्छा, ज़्यादा कूद मत, आराम कर। फिर रिया उनकी गोद में सर रख कर लेट जाती है और फिर सुधा जी को साधना जी और अपने बारे में बताती है कि कैसे उसे साधना जी से एक अलग ही रिश्ता महसूस होता है।
और साधना जी भी उससे कितना प्यार करती हैं और ऐसे ही बातें करते करते वो सो गई। सुधा जी ने जब देखा रिया सो गई है तो उसका सर धीरे से उठाकर तकिए पर रख दिया और उसे ठीक से सुलाकर कमरे से बाहर चली आई। जब रिया ने सारी बात सुधा जी को बता रही थी तब दरवाजे पर खड़े मनोहर जी ये सारी बातें सुन रहे थे। जब रिया ने कहा कि उसे साधना जी से एक अलग ही कनेक्शन फील होता है तब उनके माथे पर बल पड़ गए और अगले दिन उन्होंने साधना जी से मिलने का निश्चय किया और चुपचाप अपने कमरे में चले गए। दोस्तों, आखिर क्या बात है जो रिया के पिताजी को बार बार परेशान कर रही है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।